यस, ऑल सेट। ओके, हम शेयर कैपिटल क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये रिवीजन क्लास चल रही थी, शेयर कैपिटल क्लास 2 बोलते हैं इस रिवीजन को हम। एंड हो सकता है मैं बाद में दोनों को कंसोलिडेट भी कर दूं, तो आप देखेंगे कि इट इज कंटिन्यूइंग। नाउ ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन जहां पर भी ये हो, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये चैप्टर भी आप कर चुके हैं, देन ओनली यू विल वॉच दिस वीडियो। कि ट्रांसफर में क्या होता है कि आप अपनी इच्छा से किसी को ट्रांसफर करते हैं, कंसिडरेशन बदली में मिलता है। दिस इज अ सिंपल केस ट्रांसफर। ट्रांसमिशन क्या होता है? when a person dies, his shares are transferred to legal representative, that is transmission. when a person becomes insolvent, तो भी उसके शेयर्स उसके ऑफिशियल रिसीवर को चले जाते हैं। सो ट्रांसमिशन में व्हाट इज हैपनिंग, इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इट इज नॉट वॉलेंटरी एंड नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व्ड हियर। पहले बेसिक डिफरेंस याद आ गया। नाउ प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है शेयर ट्रांसफर पर, ओके, बट पब्लिक कंपनी ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है। पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो ये बेसिक आप लोगों ने सुना है अभी और देखा भी होगा आपने जस्ट स्क्रीन पर अभी। ये प्राइवेट कंपनी वाली बात भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। गॉट इट? नाउ हम सीधा चलते हैं सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक यहां से जो एग्जाम में आता है। लेट अस गो टू दैट टॉपिक फर्स्ट। कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी में आप शेयर रजिस्ट्रेशन के लिए, शेयर ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं, ओके, एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ रेस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है एंड वो रिफ्यूज करता है, सो नोटिस ऑफ रिफ्यूजल बाय द प्राइवेट कंपनी दोनों को जाती है, ट्रांसफरर को भी ट्रांसफरी को भी। अगर आप रिफ्यूज कर रहे हैं, इट शैल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर वॉज, जो मैंने काटा है ना इसको, इसी को आपको पढ़ के दिखा रहा हूं। विद इन 30 days जिस दिन से आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर जमा दिया है, वहां से आपका फर्ज है कि अगर आप रिफ्यूज कर रहे हो, दोनों पार्टीज को बता दो 30 दिनों के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑल योर पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। तो ये प्राइवेट कंपनी के ऊपर एक ड्यूटी दी गई है कि अगर आप रिफ्यूज कर रहे हो तो दोनों पार्टीज को आपको बताना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। ओके, नाउ लुक हियर। अब अपील करने के टाइमलाइंस क्या होते हैं? हु विल अपील? बेचारा ट्रांसफर के नाम पे तो ऑलरेडी शेयर्स है, ट्रांसफरी है बेचारा, उसके नाम पर शेयर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ट्रांसफरी कैन अपील टू एनसीएलटी कितने टाइम के अंदर? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द नोटिस ऑफ रिफ्यूजल। और कई बार कंपनी की तरफ से ना हाँ की खबर आती है ना की खबर आती है, उस सिनारियो में इट इज विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। क्योंकि पिछली बार तो आपने रिफ्यूजल के नोटिस से 30 days का अकाउंटिंग किया था, और अगर मैं बोल रहा हूं कि ना हाँ की खबर आती है ना की खबर आती है, इन दैट सिनारियो इट इज विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। तो ये कहां से डेज काउंट होते हैं ना, ये एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह ऊपर लिखा है यही सेक्शन नंबर के अंदर, विच वाज सेक्शन नंबर 58, if a public company without sufficient cause refuses to register the transfer of securities within 30 days from the date on which the instrument of transfer is delivered, लैंग्वेज मिला, 30 दिन के अंदर इनको भी कामकाज कर लेना चाहिए, पर पब्लिक कंपनी बिना कोई प्रॉपर कारण अगर रिफ्यूज कर देती है, देन ट्रांसफरी में विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग नोटिस ऑफ रिफ्यूजल अपील टू एनसीएलटी। एंड इन अदर केसेस जहां कोई रिफ्यूजल ऑफ नोटिस नहीं आती है, नोटिस ऑफ रिफ्यूजल नहीं आती है, वहां 90 days इज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। तो ये बहुत फेमस चार्ट है, यहां से क्वेश्चन एज वेल एज एमसीक्यू। तो तुमको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि प्राइवेट कंपनी का क्वेश्चन है या पब्लिक कंपनी का क्वेश्चन है। पक्का एवरीवन? अब एनसीएलटी कुछ ऑर्डर्स पास कर सकता है इस टाइप के, जब ऑर्डर्स एनसीएलटी सुनता है एंड पास करता है, व्हाट ऑर्डर्स कैन एनसीएलटी पास इन दिस टाइप ऑफ सिनेरियो? एनसीएलटी बोलेगा कि ये ट्रांसफर ट्रांसमिशन अब जल्द से जल्द हो, एंड कंपनी शैल कंप्लाई विद द ऑर्डर। कंपनी को ऑर्डर कंप्लाई करनी पड़ती है विद इन 10 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ ऑर्डर। अगर एनसीएलटी को आपने अप्लाई किया एंड वो ऑर्डर दे रहे हैं कि ट्रांसफर ट्रांसमिशन तो होनी चाहिए, तो अब कंपनी को 10 दिन के अंदर ये ऑर्डर कंप्लाई करना पड़ता है। और कई बार रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर के ऑर्डर्स भी आते हैं, वो भी करना पड़ता है, एंड कंपनी विल पे डैमेजेस टू द पार्टी हु हैज सस्टेन्ड लॉस बिकॉज ऑफ दिस डिले।
रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर यानी किसी का नाम आ गया जबकि नहीं आना चाहिए था, किसी और का आना चाहिए था, तो एनसीएलटी रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर भी ऑर्डर करता है. एंड डायरेक्ट द कंपनी टू पे कॉम्पनसेशन टू एनी पर्सन हु इज अग्रीव्ड. अगर कंपनी के इस देरी के कारण कोई को अगर नुकसान होता है तो ये ऑर्डर भी आ जाता है. तो डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हु इज अपीलिंग टू एनसीएलटी? ट्रांसफरी इज अपीलिंग टू एनसीएलटी. तो सेक्शन 58 बहुत फेमस था. वैसे ही रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर मेंबर्स में भी नाम एक इंसान का बिना कोई वाजिब कारण आ गया या हटा दिया गया जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो पर्सन एनसीएलटी को रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है. यहां पर देखो, फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मेरी बात ध्यान से सुनना, फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कोई टाइम लिमिट नहीं है. लोग यहां पे 30 डेज, 60 डेज, 60 डेज, 90 डेज लिख के आ जाते हैं. ये 59 में कोई टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन नहीं दिया हुआ है. ओके. एंड और एक चीज, ऐसे केस में और कब हम अपील कर सकते हैं, मतलब रेक्टिफिकेशन के ऑर्डर्स कब हम अपील कर सकते हैं? व्हेन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, अगर उल्लंघन करके कोई ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज हो रही है, एससीआरए एक्ट, सेबी एक्ट, ये सब का उल्लंघन करके किसी भी कानून का, तो एनसीएलटी किसी के एप्लीकेशन पर भी, चाहे डिपॉजिटरी कंपनी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, सिक्योरिटीज होल्डर, सेबी, डायरेक्ट द कंपनी टू इस गलती को ठीक करो एंड रेक्टिफाई द रजिस्टर. ये भी ऑर्डर एनसीएलटी पास कर सकता है. अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर्स लाइक 10 दिन के अंदर ये ट्रांसमिशन हो जाए, रेक्टिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स, कंपनी विल पे डैमेजेस, कॉम्पनसेशन. तो ये भी 59 है. तो नंबर्स दोनों पॉपुलर है. 58 इज टॉकिंग अबाउट अपील्स इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी अगर रिफ्यूजल होती है, पब्लिक कंपनी में रिफ्यूजल होती है. पब्लिक कंपनी आर्टिकल्स के ग्राउंड्स पे रिफ्यूज नहीं कर सकता, पर हाँ कानूनी दावपेच में अगर प्रॉब्लम है तो रिफ्यूजल का नोटिस आ सकता है. और रेक्टिफिकेशन के लिए कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है. वापस सुनिए, बिकॉज एमसीक्यू में नन ऑफ द अबव भी एक ऑप्शन हो सकता है. सो 58, 59 डन. नाउ इसी में एक सिंपल था 56. वैसे तो आजकल डीमैट का जमाना है, बट फिजिकल शेयर ट्रांसफर जब प्राइवेट कंपनी और में जब होता था तो SH4 दैट इज द ट्रांसफर डीड, साथ में जाता है SH1 शेयर सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ अलॉटमेंट, खो गया तो इंडेमनिटी बॉन्ड, ये सब साथ में जाएगा. तो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इन SH4 ड्यूली स्टैम्प, डेटेड एंड एग्जीक्यूटेड, दोनों पार्टीज के द्वारा एग्जीक्यूट होगी. लिखा हुआ है यहां पर ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन ऑफ द ट्रांसफरी, and लिखा हुआ है has to be delivered to the company within 60 days from the date of execution. जब भी पेपर्स एग्जीक्यूट करते हो स्टैम्प पेपर पे, उसके 60 दिनों के अंदर SH4 जमा हो जाना चाहिए था. along with these aspects आपके ये SH4 जमा हो जाने चाहिए थे. तो एक बार सुना हुआ रहेगा ना तो ये MCQ भी अपना राइट हो जाएगा. उसी तरह जब सिर्फ ट्रांसफरर के द्वारा एप्लीकेशन आता है एंड अगर पार्टली पेड अप शेयर्स है तो ये ट्रांसफर रजिस्टर नहीं होगा जब तक कंपनी नोटिस ट्रांसफरी को नहीं देगा और ट्रांसफरी का नो ऑब्जेक्शन 14 दिन के अंदर ना आ जाए. तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, हम लोग देख रहे थे ये सब जो SH4 है ये एग्जीक्यूट दोनों पार्टीज करते हैं, पर पार्टली पेड अप शेयर्स में अगर सिर्फ ट्रांसफरर अकेला अप्लाई किया है तो मुझे ट्रांसफरी का भी नो ऑब्जेक्शन चाहिएगा विद इन 14 डेज. तो ये एक बार सुना हुआ होना चाहिए था. आई एम नॉट बैंकिंग अपॉन और प्रिडिक्टिंग दिस क्वेश्चन. मेरे अनुसार वो अपील्स वाले दोनों में से एक एग्जाम में आ सकता है. डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर ट्रांसमिशन पुराने जमाने में बहुत आता था. इन रीसेंट ईयर्स दे हैव स्टॉप्ड गिविंग दिस. देन देयर वाज ऑन 57. इसका पनिशमेंट एक बार नजर डाल लीजिएगा. जब हम लोग फाइनल लिस्ट बना रहे थे वहां पर ये आइटम आया था. तो 58 अपील्स का है, 59 रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, नो टाइमलाइन. उसी तरह नॉमिनी बना सकते हो अपना, हर होल्डर अपनी जगह एक नॉमिनी का नाम लिख सकता है. और अगर शेयर होल्डर मर जाए तो नॉमिनी के पास दो ऑप्शन है. आइदर वो ट्रांसफर कर सकता है, शेयर्स को अपने पास भी ना रखे, या अपने आप को रजिस्टर करवा ले एज अ मेंबर. और अगर टिल नॉमिनी बिकम्स अ मेंबर ही विल गेट ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स. जब तक नॉमिनी मेंबर ना बन जाए he will get all economic benefits, यानी कि डिविडेंड राइट्स इश्योर उसको आते रहेंगे, बट वोटिंग राइट्स एट द मीटिंग्स नहीं मिलेगा. नॉमिनी को चूज करना होता है. इनफैक्ट यहाँ पे टाइम, इफ द पर्सन बिकम्स अ नॉमिनी he has to be registered, he elects, if he can elect himself to be registered as a member. कंपनी को एक रिटन नोटिस साइंड बाय हिम देना पड़ता है that he is electing this along with death certificate of the deceased security holder. लैंग्वेज मिल रहा है?
और बोर्ड की तरफ से नोटिस भी आता है कि आपने क्या डिसाइड किया, तो विद इन 90 डेज ऑफ रिसीविंग नोटिस फ्रॉम द बोर्ड नॉमिनी शुड इन्फॉर्म द बोर्ड। तो यहां पर ये आप एक रीडिंग कर लीजिए वापस कि नॉमिनी के पास दो ऑप्शन था, until nominee becomes a member he is given all economic benefits, dividend rights issue but no voting rights। नजर डालना शुरू करिए। तो शेयर कैपिटल क्लास 2 के सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हम देखते जा रहे हैं। आई एम अज्यूमिंग यू हैव वॉच ट्रांसफर ट्रांसमिशन, तभी ये सब समझ में आएगा आपको। स्टार्ट डूइंग इट। श्योर, वेरी गुड। तो आपने रीड भी कर लिया होगा। नाउ यहाँ पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, चेक द एक्सपोजर टू दिस क्वेश्चन। एक माइनर को आप शेयर्स दे रहे हैं, फुल्ली पेड अप है, कंपनी बोलता है अरे माइनर को कैसे मिल गया, अरे अलॉटमेंट कैंसिल करो एंड उसका नाम हटाओ एंड फॉरफीट हिज एंटायर शेयर मनी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या माइनर को कोई रिलीफ मिलेगा? तो बहुत लोग यही सोच के लिख देते हैं माइनर, सर माइनर के पास तो नहीं हो सकता है शेयर, सर उसके संग तो कोई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का हो ही नहीं सकता है। तुम सब अभी तक मोहिनी बीवी वर्सेस धर्मोदास तक अटके हुए हो। वो बात सही है जो आपने सुना था, बट आपको यहां पर इन दिस सिनेरियो अगर माइनर को आप शेयर्स अलॉट कर देते हैं, ओके, यू कैन कैंसिल द अलॉटमेंट, स्ट्राइक ऑफ द नेम, बट यहां पर लिखोगे as a contract is void the company cannot be allowed to take advantage under the contract, you have to refund entire money to minor। आप forfeit जो करने का बात कर रहे हो ना, ये गलत बात है, आपको पूरा पैसा माइनर को रिटर्न करना पड़ेगा। यू कैन स्ट्राइक ऑफ द नेम। तो सर माइनर को अगर शेयर्स चाहिए ही कंपनी का तो क्या रास्ता है? जैसे इस क्वेश्चन में पता चला कि नहीं दे सकते थे, चलो ठीक है, बट एक नोट भी देके आना, इफ द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप एंड एप्लीकेशन इज मेड बाय गार्जियन ऑफ द माइनर देन शेयर्स कैन बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द माइनर। तो माइनर को भी अलॉटमेंट हो सकता था अगर एप्लीकेशन गार्जियन ऑफ द माइनर से आता एंड अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप होता। तो इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इफ यू डोंट हैव एक्सपोजर टू दिस क्वेश्चन, एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए था, पक्का। सिमिलरली बाकी क्वेश्चंस यहां पर सिंपल थे, ऐसा कोई खास टेक्निकलिटी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, किसी का सिग्नेचर कॉपी करके आपने शेयर ट्रांसफर कर लिया है, फॉर्जरी हुई है। तो फॉर्जरी का एक ही सिंपल आंसर है कि फॉर्जरी के थ्रू जो भी होता है वो नल एंड वॉइड होता है एंड रियल ओनर को वापस डाला जाएगा, उसके सारे अधिकारों उसको दिए जाएंगे। फॉर्जरी हुआ है तुम्हारे संग, तुम इनोसेंट हो, उपाय नहीं है, रो किस्मत को। फॉर्जरी हुआ है तो इट हैज नो लीगल इफेक्ट। तुम बोलोगे अरे मेरे को क्या पता उसने मेरे को फॉर्ज करके शेयर ट्रांसफर किया, उपाय नहीं है, रो। रियल ओनर को उसके सारे अधिकार मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन का भी एक्सपोजर आपको होना चाहिए था। क्वेश्चन 7 पुराने जमाने का है पर अभी एक बार नजर मार लो। विद इन व्हाट टाइम सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इज डिलीवर्ड टू इन्वेस्टर? तो दिस इज योर टाइम ऑफ डिलीवरी। आजकल तो डीमैट का जमाना है, पर एक बार नजर डालो, टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट विद इन 2 months फ्रॉम अलॉटमेंट अगर शेयर्स का केस है, डिबेंचर्स में 6 months फ्रॉम अलॉटमेंट, और शेयर ट्रांसफर और का केसेस है तो विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग SH4। SH4 के 1 महीने के अंदर। SH4 क्या था? ट्रांसफर का जो आपका फॉर्म था। पक्का एवरीवन इन द बैच? वेरी गुड। तो ये सब क्वेश्चंस हमारे देखे हुए होने चाहिए थे एंड वी आर फीलिंग बेटर। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 29 आप अपने अपने बुक्स में देखिएगा, एवरीवन विल हैव दिस क्वेश्चन
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये क्वेश्चन का एक्सपोजर भी आपको होना चाहिए था। कंपनी पब्लिक या प्राइवेट नाम से पता चलता है और कई बार क्वेश्चन के फैक्ट से पता चलता है। लिखा है इट इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो पता ही चल गया कि पब्लिक कंपनी होगी। सिमिलरली अपील के टाइमलाइंस है, क्वेश्चन 30 इस पर भी बेस्ड है। लैंग्वेज पढ़ना, हाँ वैसे तो 30, 60, 60, 90 पढ़ लिया, कहाँ से काउंटिंग होती है, व्हाट ऑर्डर्स कैन बी पास्ड, प्लीज रीड दिस, इट्स अ गुड क्वेश्चन। Harsh purchased 1,000 shares of Singhania Limited from Pratik and sent those shares to the company for transfer. The company neither transferred the shares nor sent any notice of refusal to any party within the period stipulated. What is the time frame in which company is supposed to reply to the transferee? 30 days के अंदर अगर आप नहीं करते हैं तो ट्रांसफरी अपना स्टेप्स लेगा। And what remedies Does Harsh the transferee have any remedies for not sending him? वो अपील कर सकते हैं और फिर NCLT ऑर्डर दे देगा कि इतना दिन के अंदर करवाइए उसका ट्रांसफ़र। ये भी शोकेस करना है। स्टार्ट रीडिंग वंस। तो जब भी इसको आप पढ़ रहे हो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होता है, लोग रीडिंग करते हैं, बट अनलेस यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आने से क्या आंसर लिखना है, और ये थोड़ा एक्सपोजर मतलब कि आप बहुत टाइप के इस टाइप के मॉडल क्वेश्चन आंसर्स आपके देखे हुए हों तो आप एग्जाम में बना लोगे। सिर्फ प्रोविजंस पढ़ के अगर आप जाओगे तो एग्जाम्स में ये आपसे नहीं बनने वाले हैं। तो क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, हम लोग वापस इस आंसर्स को लिखेंगे नहीं, इतना टाइम नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली वन सब्जेक्ट, बट यू विल श्योरली ऑब्जर्व द राइटिंग पैटर्न। आप वीडियो पॉज करके इसको मैनेज करोगे, पक्का? वेरी गुड। सो दिस फिनिशेज योर ट्रांसफर ट्रांसमिशन। और यहां पर पास 6 नाम का फॉर्म ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को फाइल करना पड़ता है, और आरओसी को विद इन 60 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर सर्टिफाई करवा के सीए या सीएस इन प्रैक्टिस। क्योंकि अभी भी अनलिस्टेड कंपनी के कुछ शेयर्स फिजिकल फॉर्म में है, जब वो ट्रांसफर करते हैं तो डीमैट में करवाना पड़ेगा। तो पास 6 इसी कार्य मतलब इसी रीजन से चालू हुआ था कि इनके कुछ शेयर्स फिजिकल में है, कुछ अभी भी डीमैट है, तो रिकॉन्साइल करना है। पता चलना चाहिए डिपॉजिटरी को कि कितना इनके इशूड कैपिटल है, कितना डीमैट फॉर्म में। तो पास 6 के टाइम क्या होते हैं? 30 नवंबर और 30 मई कैसे आया? क्योंकि लिखा है विद इन 60 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर। तो एक हाफ ईयर कंप्लीट हो रहा है अपना 30 सितंबर, तो उसका 60 डेज 30 नवंबर, और एक मार्च को हो रहा है तो 30 मई। पास 6 इन कंपनीज को दरकार नहीं पड़ता, वो भी लिस्ट आ गया है। तो ये एक बार देखा हुआ होना चाहिए। दिस कैन कम एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कि क्या यहाँ फाइलिंग करनी पड़ेगी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को, क्योंकि आजकल आपको पता है ना अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज भी अब जो इशू ला रहे हैं दैट हैज टू बी इन डीमैट फॉर्म, ट्रांसफर डीमैट फॉर्म में होगा। जो पहले के उनके फिजिकल शेयर्स हैं इन्वेस्टर्स होल्ड करके रखे हैं अभी भी फिजिकल फॉर्म में, पर वो आगे जब ट्रांसफर करना चाहेंगे दे हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डीमैट फॉर्म। सो दिस कंप्लीट्स चैप्टर कॉल्ड ट्रांसफर ट्रांसमिशन। नाउ अ वेरी इजी चैप्टर, ये रिवीजन सीरीज ही हमारा आगे बढ़ रहा है, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, एक रीजन क्या होता है बाईबैक का, कि आपकी दुश्मन कंपनी आपके शेयर्स जो मार्केट में आपके प्रमोटर्स और के हाथ में नहीं है, आपकी कंट्रोल में नहीं है, वहां से लेते जा रहे हैं, तो उनके हाथ में शेयर्स ना चला जाए, आप मार्केट से अपना इक्विटी शेयर्स बाईबैक कर लोगे, दैट इज टू प्रिवेंट हॉस्टाइल टेक ओवर। और कई रीजन है बाईबैक के कि इट्स अ टेक्निक ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जैसे कोविड के बाद बहुत सारी कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर्स का बाईबैक कर रही थी, क्योंकि मार्केट में वैल्यू नहीं था, तो उनको थोड़ा वैल्यू प्रदान करने के लिए खुद ही बाईबैक करके उनका कॉन्फिडेंस रिपोज कर रही थी। तो और कई रीजंस होते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि बाईबैक में कौन सा सोर्स इस्तेमाल होगा, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, एंड तीसरा है आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आता है इक्विटी शेयर्स के प्रोसीड से आप इक्विटी शेयर का बाईबैक नहीं कर सकते। तो सोर्स वाज इंपॉर्टेंट। आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन होना चाहिए कि बाईबैक आप कर सको। एसआर बाय पोस्टल बैलेट पास करना पड़ता है, जहां पे पोस्टल बैलेट के केसेस होते हैं। एंड कई बार बाईबैक बीआर एट बीएम से हो सकता है, अगर बाईबैक कितना तक हो, कितना रुपया तक का खर्चा बाईबैक में अगर हो रहा हो। 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। बाईबैक फुल्ली पेड अप शेयर्स का ही होगा। चलो वेरी गुड, ऐसा हम लोग बोनस इश्यू में भी देखे थे। एंड 2 बाईबैक
ऑफर्स के बीच में गैप मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए। तो एग्जाम में ना बहुत क्यूटली बना देता है क्वेश्चन। जुलाई 2027 को आप एक बायबैक लाए थे 10% का, फिर आप दिसंबर 2025 को एक बायबैक ला रहे हैं 8% का। तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि नीचे एक पॉइंट दिख रहा होगा कि मैक्सिमम अमाउंट एक साल में जो आप बायबैक के लिए यूज कर सकते हैं वो ऐसा कुछ दिया हुआ है यहां पर। ओके, तो लोग बस 10 और 8 18 यूज ऐड करते हैं और खुश हो जाते हैं, हाँ लिमिट के अंदर है, 25% है। बट ये याद रखो सारे पॉइंट्स चेक करने हैं, 2 बायबैक ऑफर्स एक साल में नहीं आ सकते। गैप बिटवीन 2 बायबैक ऑफर्स मस्ट बी मिनिमम 1 ईयर। तो इसलिए मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी यूज फॉर बायबैक वो बस देख के खुश मत हो। 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, दोनों शेयर कैपिटल परसेंटेज के लिए आ रहा है, हो रहा है इक्विटी का बायबैक है, पर अपर लिमिट के समय दोनों आएगा, प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। और इक्विटी का मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना बायबैक हो सकता है एक साल में, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल। एंड ये भी चेक करना, बायबैक में ना कंपनी पेमेंट करता है शेयर होल्डर्स जो एग्जिट कर रहे होते हैं, तो बायबैक में जो आपका जो डेट इक्विटी रेशियो होता है ना पोस्ट बायबैक, यानी बायबैक के बाद आपका डेट आपका इक्विटी का मैक्सिमम 2:1 हो सकता है। सम केसेस में 6:1 होता है गवर्नमेंट कंपनीज में, अगर गवर्नमेंट कंपनी ये सब एक्टिविटीज करे। अदरवाइज बायबैक में पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो इज 2:1। एंड ये जो एसआर हमने पास किया था, विद इन 12 months ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन बायबैक शुड बी कंप्लीटेड। तो आप ध्यान दोगे, बायबैक इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। सोर्स वाले एरिया से क्वेश्चन आ जाता है, फिर एसआर में डेट्स को लेके आता है, फिर देता है लिखता है बायबैक कंप्लीट कब हुआ। सो कंप्लीशन डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेजोल्यूशन का डेट से 12 महीना के अंदर आपका बायबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो देखो अकाउंटिंग पॉइंट्स बहुत सारे आए हैं, सोर्सेज को लेकर, फुल्ली पेड अप वाला पॉइंट, मैक्सिमम अमाउंट अलग चीज है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलग है। एंड लोग लिख के आते हैं डेट इक्विटी रेशियो शुड बी दिस बिफोर बायबैक, नो, पोस्ट बायबैक। बायबैक के बाद आपकी जो इक्विटी डेट इक्विटी रेशियो आ रही है, क्योंकि इक्विटी तो कम हो जाएगी, तो पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो 2:1। लॉजिक है कि सॉल्वेंट कंपनीज बायबैक करें, आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है और आप बाजार से लोन लेके बायबैक करोगे, गलत बात। बायबैक के पहले एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ता है आरओसी और सेबी को। ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी बेसिकली 2 डायरेक्टर्स के द्वारा साइन भी होना चाहिए। इस डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी में कंपनी एक डिक्लेरेशन देती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, एक लाइन कि उन्होंने फुल इंक्वायरी कर ली है कंपनी में और उनको लग रहा है कंपनी आने वाले 1 साल तक तो इंसॉल्वेंट नहीं होगा और अपने लाइबिलिटीज को मीट कर सकता है अच्छे से। ओके, तो ये है प्री बायबैक वाली बातें। अब पोस्ट बायबैक सिंपल होती है, एक रजिस्टर मेंटेन करना है पोस्ट बायबैक, रिटर्न आरओसी को फाइल करना है, सेबी को फाइल करना है। एंड ये चीज का ध्यान रखना कि तुमने अभी अभी बायबैक किया है ना, आने वाले 6 महीने तक वापस शेयर का इश्यू लेके मत आओ। अब इसमें बहुत लोग है ना, सर 12 महीना बोला था ना, 12 महीना था कि एक बायबैक ऑफर के बाद और एक बायबैक ऑफर नहीं आ सकता है। यहां मैंने बोला एक बायबैक के बाद आप आने वाले 6 महीने में वापस से इश्यू मत लाओ सेम काइंड ऑफ शेयर्स का, बट ऑफ कोर्स एक्सेप्शन भी है। ये सब बातें कहां लिखी हुई है पोस्ट बायबैक वाली, देखो, रजिस्टर ऑफ बायबैक, फिजिकली डिस्ट्रॉय द सिक्योरिटीज, ये रिटर्न SH11 बोल के एक रिटर्न है। पर 6 महीना के अंदर अगर आप बोनस इशू लाते हैं, ईसॉप स्वेट इक्विटी लाते हैं, डेट्स आएगा और देखना इस पे केस स्टडी आएगा तो अलाउड है। या पहले से कोई कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर्स इशू हुए थे और बाई चांस उसका कन्वर्जन डेट इसी 6 महीना के अंदर पड़ रहा है, अलाउड है। पढ़िए अच्छे से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायबैक से एक आप 4 मार्क का केस स्टडी या क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज पोस्ट बायबैक फॉर्मेलिटीज। अभी वापस पढ़िए, कंपेयर करो, लिखना चाहिए कंपेयर। बायबैक ऑफर्स वाले में 1 ईयर है और बायबैक के बाद जो फर्दर नेक्स्ट इश्यू 6 महीना के अंदर नहीं ला सकते, वो अलग चीज है। कर लिए, चलिए वेरी गुड।
बायबैक के तरीके क्या होते हैं? आप इंडिविजुअल लेटर ऑफ ऑफर ईच शेयर होल्डर को भेजते हो, दिस इज टेंडर ऑफर मेथड। और एक होता है ओपन मार्केट, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज या रिवर्स बुक बिल्डिंग के थ्रू। ये सब अभी आपको पढ़ना नहीं है रिवीजन क्लास के दौरान। एंड इस पर कुछ क्वेश्चन आएगा, डेट्स देखना 6 महीने के अंदर पढ़ रहे होंगे और वो एक्सेप्शन के अंदर पढ़ रहे होंगे तो अलाउड है। नाउ अनदर थिंग विच इज टू बी डन पोस्ट बायबैक, कि अगर आप फ्री रिजर्व से बायबैक करते हो तो ऐसे सिचुएशन में CRR में कुछ ट्रांसफर करोगे, द फेस वैल्यू, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बैक। नाउ प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक, एक कंपनी खरीद नहीं सकता है अपने ही शेयर्स इन अपने ही सब्सिडरी के थ्रू, इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू। और अगर कंपनी का डिफॉल्ट चला हो LP DDD वाला, तो डिफॉल्ट रेक्टिफाई करके भी नहीं कर सकता है फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रेक्टिफिकेशन यू कैन नॉट मेक बायबैक। सर 5 years था, आपने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में पढ़ा था डिफॉल्ट ठीक होने के बाद भी, और डिपॉजिट्स में भी आपने पढ़ा था कि अगर कोई कंपनी किसी का डिपॉजिट्स मारती है तो रेक्टिफाई के हुए 5 साल हो, वहां 5-5 था, वो 5 भी अलग अलग ढंग से कैलकुलेट होते थे। यहां है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रेक्टिफिकेशन। मतलब क्या है? डिपॉजिटर्स का डिफॉल्ट था प्रिंसिपल इंटरेस्ट का, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स टाइम से नहीं कर रहे थे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टाइम से नहीं कर रहे थे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं कर रहे थे टाइम से। डी में क्या क्या डी है? डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, डिविडेंड का पेमेंट। LP DD, कौन सी दीदी वाला डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए? LP लोन फ्रॉम बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस, टर्म लोन, आपके कोई 3 साल या उसके ऊपर वाले लोन ले रखे हैं आपने बैंक से। एक होता है CC लिमिट कैश क्रेडिट, वो नहीं है। टर्म लोन अगर आपने डिफॉल्ट किया है चुकाने में बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस को, हाँ नहीं सर किया था, चुका दिया सर 2 साल पहले, 3 साल बीत जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफॉल्ट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। इवन आफ्टर रेक्टिफिकेशन, तो आप ये एकदम अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, दिस जोन शुड बी, वीडियो स्टॉप करके लर्न करना होगा इस जोन को आपको बढ़िया से। स्टार्ट डूइंग इट। इवन आफ्टर रेक्टिफिकेशन यू कैन नॉट डू दिस। पक्का? आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं ना। इसमें ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यू मस्ट सी इन योर स्टॉक whether you have this particular question or not। आप अपने स्टॉक में भी देख लीजिएगा। आफ्टर दैट ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑलरेडी कौन से फ्रेज आंसर में आने चाहिए, मैंने अपने इस बुक में अपने आंसर में अलग अलग इंक लगाया था। दीज फ्रेजेस शुड नॉट बी मिस्ड। तुम ही लोग पूछते ना कौन सा वर्ड टू वर्ड होना चाहिए, तो ये सब करवाया गया था क्लास के दौरान एंड आई हैव हाईलाइटेड इट अगेन। पक्का? श्योर ना? तो हम लोगों ने अभी अभी ये भी कर लिया है, दैट इज बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, सेक्शन नंबर 68। सो ट्रांसमिशन, बायबैक, ऑल दीज थिंग्स डन। अब हम जाएंगे एक टॉपिक कर लेते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट, वो भी शेयर कैपिटल से रिलेटेड ही माना जाएगा एंड इट्स एन इजी टॉपिक, बट आता है एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस वहां से भी। ओके तो सबसे पहले जस्ट अ सेकेंड, हाँ, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? लोग सोचते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट सब प्राइवेट कंपनीज पैसा रेस करने का तरीका है उनके लिए। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट कंपनीज एज वेल एज पब्लिक कंपनीज कैन ऑल्सो रेज मनी बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। ये पहले क्लैरिटी आनी जरूरी है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है कि प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, कोई बड़े बैंक, इंस्टीट्यूशंस, वेंचर कैपिटल फंड्स, रिलेटेड पार्टी ऑफ प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, इनसे बातचीत करके आप पैसा उठाते हो। तो इसका फायदा क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो कंपनी का शेयर होल्डिंग कंट्रोल है वो जान पहचान वाले लोगों के हाथों में रहे, इसलिए हम पब्लिक इशू नहीं लाना चाहते। मोर ओवर पब्लिक इशू लाना बहुत कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और अभी मार्केट डल है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं होगा इतना बड़ा खर्चा करके, 90% होता है ना। तो इससे अच्छा हम जान पहचान वाले लोगों से बातचीत करके फंड्स का व्यवस्था कर लेते हैं, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। तो वाई प्राइवेट प्लेसमेंट इज डन, एक बार नजर डालिएगा। एंड सहारा ग्रुप क्या कर रहा था? मिसयूज कर रहा था प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम पर, पब्लिक को बहुत बड़ा टोपी पहुंचाया था। तो उसी के कारण ये सेक्शन 42 नंबर याद रखना, ऐसा मार्क्स है कि आ जाए तो प्राइवेटली अपने तक ही रखिएगा, ज़्यादा ढिंडोरा मत पीटिएगा कि आपका 42 आया है।
तो ये कारण से ही हम प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं ना। इसमें क्या चीज देखने लायक है कि प्राइवेट प्लेसमेंट में हम मैक्सिमम कितने सिक्योरिटी होल्डर्स को सिक्योरिटी दे सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कैच है। एंड पैसा जो होगा ना प्राइवेट प्लेसमेंट का, वो बैंकिंग चैनल से ही आना चाहिए, ताकि हम ट्रेस भी कर सके कि कौन इन्वेस्टर है, वो प्रमोटर डायरेक्टर तो है ना, या जान पहचान के लोग हैं ना। तो बैंकिंग चैनल से ही पैसा आएगा। एंड इसमें कुछ सिस्टम बना हुआ है कि जो पैसा आया है उसको आप अलॉट नहीं कर पाओगे, या कब अलॉट कर पाओगे, या कब फंड को यूज करना शुरू कर पाओगे। ओके, एंड अगर आप उल्लंघन करते हो तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक इशू माना जाएगा, एंड आप बहुत कुछ और भी होगा। तो एक रफ आइडिया मिला कि प्राइवेट प्लेसमेंट में एक अपर कैप है कि अगर आप सपोज एक ही फाइनेंशियल ईयर में इक्विटी भी ला रहे हो कुछ जान पहचान वाले लोगों को, कुछ को प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हो, कुछ को डिबेंचर्स दे रहे हो, तो हर टाइप के सिक्योरिटी के लिए अलग अलग लिमिट है कि आप ऐसे सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को मैक्सिमम 200 दे सकते हो इन अ फाइनेंशियल ईयर फॉर ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी। तुम एग्जाम में बस ऐड करके देखोगे 220 हो रहा है, पर देखोगे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अलग से 200 का लिमिट है, सपोज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए अलग 200 का लिमिट है। एंड ऐसे प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए एसआर इन जनरल मीटिंग पास करना पड़ता है। आफ्टर यू ऑफ कोर्स बोर्ड टेक्स द डिसीजन, देन एसआर हैज टू बी पास्ड। तो एक आइडिया मैंने दिया, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, पहले नाम आप फाइनलाइज कर लेते हो, उनका रिकॉर्ड कर लेते हो, यानी एक रजिस्टर मेंटेन होता है PAS5 रजिस्टर, PS5 नहीं, PAS5 रजिस्टर में आप रिकॉर्ड द नेम्स, एंड विद इन 30 डेज ऑफ रिकॉर्डिंग द नेम, 30 दिन के अंदर लोगों को आप सर्कुलेट कर देते हो PAS4 प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। पर सर्कुलेशन के पहले वो SR या BR फाइल हो जानी चाहिए, मनी बैंकिंग चैनल से आएगी, अलॉटमेंट हो जाना चाहिए विद इन 60 डेज, एंड देन एक PAS3 फाइल करोगे आप विद इन 15 डेज ऑफ अलॉटमेंट। और अगर ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है तो 60 दिन के अंदर ही फिर लोगों का पैसा रिफंड भी करिए आप। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले PAS5 में एक रजिस्टर है जिसमें नाम रिकॉर्ड होता है, PAS4 इज दैट लेटर, एंड PAS3 इस पे बहुत सारे MCQ आते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट में जब अलॉटमेंट होता है ना, तो एक रिटर्न फाइल होता है विद इन 15 डेज ऑफ अलॉटमेंट। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जब आप शेयर अलॉटमेंट करते हो वहां पे भी PAS3 जाती है नॉर्मल के सिनेरियो में, एक पब्लिक इशू में आपने शेयर अलॉट किया है, नॉर्मली दिस अलॉटमेंट के जो PAS3 है नॉर्मली वो 30 डेज के अंदर जाता है, बट प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर जब आप अलॉटमेंट करते हो देन PAS3 हैज टू बी फाइल्ड विद इन 15 डेज ऑफ अलॉटमेंट। और अगर ऐसा ऐसा नहीं हुआ जो मैंने बताया ऊपर, रिफंड विद इन 15 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। डिड यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट? समझ में आने लगा हाउ द थिंग्स आर वर्किंग? चेक करके देखिए। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में कुछ भी हो सकता था, इक्विटी, प्रेफरेंस, कन्वर्टिबल डिबेंचर, एनसीटी, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एंड व्हाट आर द अपर लिमिट्स? Offer is made to maximum 200 persons, English ध्यान से देखो, in a financial year for each kind of securities, and 200 को काउंट करने के समय इन लोग आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, QIBs कितने भी हो, ओके, एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी जिनको ESOP स्कीम में दिया गया है। ऐसा डायलॉग हम लोग कहां पढ़ते थे, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं, 200 को काउंट करने के समय एम्प्लॉय मेंबर्स एंड एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स कितने भी हो प्रॉब्लम नहीं है, वैसा ही चीज है। तो पहले एक SR पास करना पड़ता है हर ऑफर के पहले। आप साल में अगर 3 बार प्राइवेट प्लेसमेंट ला रहे हो 3 बार SR पास करना पड़ेगा, बट कुछ कुछ केस में एक SR से ही काम हो जाता है। ओ ये कब हो, पहले तो लिखा है ईच ऑफर के लिए प्रायर SR है, तो डेट्स ध्यान से देखना, तुम ऑफर कब लाए, SR कब लाए। तो आई एम वेटिंग, प्लीज रीड केयरफुली। पर NCDs अगर तुम 2 बार प्राइवेट प्लेसमेंट ला रहे हो आपको SR नहीं लगेगी, आप OR से भी कर सकते हो। SR कब लगता है NCDs और के लिए, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के लिए? अगर आपकी प्रेजेंट बोरोइंग प्लस प्रपोज बोरोइंग ज्यादा हो जाए पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम से। समझाता हूं कैसे। तो ये चीज पहले क्लियर कर लो। प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? वी आर गिविंग ऑफर टू सम सिलेक्टेड पीपल, और वो सिलेक्टेड पीपल भी हम लोग पढ़े थे, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, उनके रिलेटिव्स, बैंक्स। पर कितने को दे सकते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर?
वो भी फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, यानी हर सिक्योरिटी के लिए 200 अलाउड है। प्रायर, पहले एक एसआर पास करो फिर दो, कभी कभी बिना एसआर पास के भी हो जाएगा। उसी तरह अगर क्यूआईबीज को हम बहुत सारा अलॉटमेंट दे रहे हैं तो हर बार प्रायर एसआर फॉलो करने की दरकार नहीं है। अगर पहला एसआर के समय हम लिख दिए थे कि साल में हम और भी क्यूआईबीज को देंगे, तो वी डोंट हैव टू पास एसआर अगेन एंड अगेन व्हेन वी आर अलॉटिंग टू क्यूआईबीज। तो मुझे पर्सनली लगता है यहां से कुछ हलचल मचेगा। और एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 200 से ज्यादा लोगों को भी दे सकते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर। नाउ व्हाट इज दिस 180? लुक एट द स्क्रीन। डिबेंचर्स ऑलरेडी इशूड 60, बोरोइंग स्टिल डेट 40, प्रपोज्ड एनसीडी इशू 50, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इसमें क्या बोलता है? प्रेजेंट बोरोइंग, व्हेन आई से बोरोइंग, बोरोइंग के अंदर बोरोइंग भी आएगा प्लस डिबेंचर्स भी आएगा। प्रेजेंट बोरोइंग हमारा 100 माना जाएगा, प्रपोज बोरोइंग 50, तो ये कितना हो गया? एग्रीगेट 150। और हमारा ये जोड़ लेते हैं, अगर हम क्या जोड़ लेते हैं, लुक एट द स्क्रीन, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये कितना आ रहा है? 45। एंड हमारा ये वाला एग्रीगेट कितना आया अभी अभी जो देखे थे हम लोग? 150। तो फॉर्मूला क्या है? ये कई चैप्टर्स में काम आएगा, डिबेंचर्स में भी आप देखोगे एक चैप्टर है, यहां फॉर्मूला है that if present borrowings plus proposed borrowing, इसका जो एग्रीगेट होता है, जैसे ऊपर 150 आया, if the aggregate exceeds paid up share capital plus free reserves plus securities premium, then SR is required, prior SR is required। तो अगर एक्सीड नहीं कर रहा है तो आपको प्रायर एसआर नहीं चाहिए, उस केस में बीआर से भी काम चल जाएगा। इसको सेक्शन 180 बोल के एक फेमस लिमिट है, दिस इज सेक्शन 180 का लिमिट। इज इट अंडरस्टैंडेबल नाउ? तो प्राइवेट प्लेसमेंट में कुछ जान पहचान वाले लोगों को दे सकते हैं, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर, रॉन्ग आंसर, फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटीज। वाइल काउंटिंग 200, ये कैसे एक्सक्लूड होगा? दिखा, प्रायर एसआर इज पास्ड फॉर ईच ऑफर, ओके, बट एनसीडीज में बार बार एसआर पास करने की दरकार नहीं है। अगर ये लिमिट्स के अंदर है, एक एसआर से भी काम हो जाएगा, पढ़ के देखिए, और सॉरी बीआर एट बीएम से भी काम हो जाएगा। एंड क्यूआईबीज के लिए भी बार बार हर ऑफर में एसआर पास करने की दरकार नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट में कोई मार्केटिंग नहीं करते हैं आप, या रिनाउंसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज हम तो उस आदमी को दिए, आप अगर रिनाउंस करते जाओगे तो आम जनता को पहुंच जाएगा। पैसा तो आ गया, बट यू कैन नॉट यूज दिस मनी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन, जब तक अलॉटमेंट ना हो जाए एंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हमारा फाइल ना हो जाए विद इन 15 डेज ऑफ अलॉटमेंट। वैसे ही नया ऑफर भी हम नहीं ला सकते जब तक कोई, सपोज मैं दिसंबर में एक ला रहा हूं ऑफर, जुलाई वाला ऑफर अगर कंप्लीट नहीं हुआ है या विड्रॉन नहीं हुआ है, तब तक मैं नया ऑफर नहीं ला सकता। पढ़ के देखिए, एंड वो लिमिट्स का भी ध्यान रखिएगा कि 200 क्रॉस ना हो नया ऑफर लाने के बाद। You cannot use money until you make allotment and until PS3 is filed within 15 days of allotment। और allotment का एक टाइम भी दिया गया है, 60 दिनों के अंदर मनी, एप्लीकेशन मनी आने के अंदर allotment कर दीजिए। If company is not able to allot within 60 days, it shall repay within 15 days from the expiry of 60 days। अगर fail to repay within 60 days तो फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12% पर एनम from the expiry of 60th day। Start reading this everyone। तो यहां से कुछ क्वेश्चंस मुझे पर्सनली लगता है प्राइवेट प्लेसमेंट से आने के चांसेस है, बहुत दिन से नहीं आया है, सो प्लीज रिवाइज इट प्रॉपरली। 12% इंटरेस्ट लगेगा 60वां दिन से, 15 दिन हम ग्रेस दिया था, पर फिर 60वां दिन से लिख दिया स्पेसिफिकली आपको 12% इंटरेस्ट पर एनम देना पड़ेगा। टेल मी, गॉट इट एवरीवन? श्योर? उसी तरह अब पेनल्टी क्या क्या चीज का है, इस पर भी एमसीक्यू आया हुआ है। इफ यू डोंट फाइल पास 3 ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट विद इन 15 डेज, द कंपनी प्रमोटर्स डायरेक्टर्स दे विल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 1000 रुपीज पर डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, बट मैक्सिमम इज 25 lakhs। और अगर दूसरे कोई सेक्शंस का यहाँ पालन नहीं करे तो प्रमोटर्स डायरेक्टर्स कंपनी के ऊपर पेनल्टी कितने का लगेगा? जो अमाउंट रेज्ड है और 2 crores विच एवर इज लोअर, एंड रिफंड करोगे
विथ इंटरेस्ट 12% इंटरेस्ट पर एनम विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर। तो एक चीज देख रहे हो, यहाँ हर चीज 12% आ रहा है, कई जगह 15% भी आता है, यहाँ 12% है। पैसा बैंकिंग चैनल से आएगा, यहाँ रखा जाएगा, यूटिलाइज नहीं कर सकते until the allotment has been done and pass 3 has been filed। अगर आप देरी से पास 3 फाइल करते हो 1000 रुपये पर डे है। और इसी में एक पॉइंट और है, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट इन लोगों को किया जा रहा है, एक ऐसी कंट्री के बॉडी कॉर्पोरेट या नेशनल को जो हमारे संग लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, तो मुझे गवर्नमेंट अप्रूवल अंडर फेमा भी लाना पड़ेगा। तो आपके केस स्टडी में कोई ऐसे नेशनल चाइना का नाम दे देगा जो हमारे संग लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको गवर्नमेंट अप्रूवल अंडर फेमा भी लाना पड़ेगा। तो यहां पर देखने लायक बात क्या है, व्हाट आर द एरियाज वेयर यू कैन मेक मिस्टेक। मैं वापस बता रहा हूं, एग्जाम में आ जाएगा पैसा यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपके दोनों कंडीशंस फाइनलाइज नहीं हुए। फ्रेश ऑफर वाला भी याद रखिएगा, जुलाई में लाए थे और अब वापस ला रहे हो। सर आप बोले थे ना 1 साल नहीं ला सकते हैं, अरे यार बाईबैक स्कीम नहीं ला सकते, ये तो प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर स्कीम है। यहां पर जब तक पुराना अलॉटमेंट कंप्लीट ना हो जाए या विदड्रॉ या अबैंडन ना हो गया पुराना वाला ऑफर्स, और अलॉटमेंट का टाइम दिया हुआ है, फिर रिफंड करने का भी टाइम दिया गया है, वरना इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60th डे 12% इंटरेस्ट पर एनम। Penalty is up to 1000 rupees on company promoters directors per day during which the default continues। तो यहां पर भी, और ये लैंड बॉर्डर वाले बॉडी कॉर्पोरेट या नेशनल को अगर आप देते हो तो गवर्नमेंट अप्रूवल अंडर फेमा भी लगेगा। यहां कौन कौन से क्वेश्चंस आपके मिस नहीं होने चाहिए, एक क्वेश्चन 11 है, सबके बुक्स में भी होगा, चेक कर लेना। इट्स एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन, आया हुआ है पुराने टर्म में, तो यू मस्ट सी। देन क्वेश्चन 13, CDS लिमिटेड इज प्लानिंग टू मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट, देखा हुआ होना चाहिए था ये भी एक बार। ओके आजकल प्राइवेट कंपनीज के लिए भी सर्कुलर आ गया कि डीमैट फॉर्म में अब उनको लाना है, पर उसमें दे दिया है एक्सेप्ट स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसके लिए अभी भी डीमैट फॉर्म में लाना जरूरी नहीं है। और अब स्मॉल कंपनी का फिगर्स आपको पता होगा चेंज हो गया था दिसंबर 2025 से। पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम डैश करोड़ एंड टर्नओवर मैक्सिमम डैश करोड़। पर कई बार पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर सेटिस्फाई होने से भी आप स्मॉल नहीं होती है, अगर आप किसी की होल्डिंग सब्सिडरी या सेक्शन 8 कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट अंडर स्पेशल एक्ट हो। तो वेन एवर यू आर रीडिंग अ केस स्टडी, अपने आप से पूछो कोई एक्सेप्शन के अंदर तो नहीं पढ़ रहा है, जो मुझे दिख रहा है वही है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पूछती रहनी पड़ेगी। फुल पेज कर दीजिएगा। कैलकाटा में एक ब्रेक दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग फुल पेज कर दीजिए, बस ब्रेक चलता रहेगा। डिबेंचर्स नाम का टॉपिक करेंगे रिवीजन में, तो इससे हमारा ये पूरा जोन कंप्लीट हो जाएगा शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स का। सो देयर इज अ ब्रेक ऑफ 2-3 मिनट्स। जब तक आप कुछ चीज़ें रिवाइज कर लीजिएगा। सेक्शन 180 वाली लिमिट्स डिबेंचर्स में भी आएगी, अभी भी आपने देखा था, उसी में थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन भी है, यू कैन रीड इट ड्यूरिंग द ब्रेक।
टट। ओके, चलिए। डिबेंचर्स एक प्रकार के बोरोइंग्स होते हैं। बेसिकली अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा, सॉरी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो लोग डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज करती है कंपनीज। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो कंपनी डिपॉजिट्स नाम के सेक्शंस का इस्तेमाल करती है, बिकॉज डिपॉजिट्स भी एक प्रकार के बोरोइंग्स होते हैं। तो डिबेंचर्स सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, जिस सब में हम लोग बोलते हैं कि चार्ज इज क्रिएटेड ऑन कंपनीज प्रॉपर्टी, एंड डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। नाउ लुक हियर एवरीवन, कि कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करना चाहती है, वो भी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का ऑप्शन कंपनी एक्सरसाइज करना चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? लैंग्वेज ध्यान से सुनो। अ कंपनी में इशू डिबेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, और अगर द इशू ऑफ डिबेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, एक एसआर इन जीएम पास करना ही पड़ेगा कंपनी को। व्हेनेवर कंपनी वांट्स टू इशू कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, आपको एसआर इन जीएम पास करना होगा। सर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स अगर कंपनी इशू करती है तो उस समय एसआर इन जीएम लगेगा ओनली इफ द लिमिट्स ऑफ 180 आर क्रॉस्ड। तो व्हाट इज लिमिट्स ऑफ 180? दो बार हम लोग देख चुके हैं, मैंने रीडिंग टाइम भी दिया था। आपके जितने भी बोरोइंग, लोन, डिबेंचर्स जितने भी है सब ऐड कर दो आज तक, और कितना करने का सोच रहे हो ऐड कर दो, एंड अगर वो एक्सीड करे ऐड करने के बाद, अगर वो ऐड करने के बाद एग्रीगेट जो है, इफ इट एक्सीड्स दिस एज पर द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आप एसआर पास करोगे प्रायर एसआर इन जनरल मीटिंग। एंड एक चीज याद रखना, while calculating borrowings we will exclude from calculation temporary loans obtained from companies bankers in the ordinary course of business. What are temporary loans? Loans repayable on demand and loans which are repayable within 6 months from the due date. जो 6 महीना के अंदर ही रिपे हो जाते हैं वो भी टेम्पररी लोन माने जाते हैं। सो दिस इज कि हमें यहां पर लिखा हुआ मिल गया है कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स अगर हम इशू करना चाहते हैं तो एसआर इन जीएम नहीं भी लगेगा, सिर्फ बीआर एंड बीएम से भी कर सकते हैं अगर ये लिमिट्स क्रॉस नहीं हो रहा है। तो तुम्हारे एग्जाम में क्या होगा पता है, जानबूझकर ये लिमिट्स देंगे, तुम कैलकुलेट भी करोगे एंड क्वेश्चन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का होगा। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन की भी दरकार नहीं है, बिकॉज कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में इवन इफ दिस लिमिट्स आर नॉट क्रॉस्ड आपको एसआर इन जीएम पास करना पड़ता है। एनसीडीज में आपको एसआर इन जीएम तभी पास करना पड़ेगा जब ये लिमिट्स क्रॉस हो रहे हो। इस पे एक बैलेंस शीट देकर सम भी एग्जाम में आया हुआ है। डिबेंचर्स में वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे। डिबेंचर्स को लॉन्ग टर्म क्यों बोलते हैं? रिडेम्पशन इज विद इन 10 ईयर्स। 20 रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स था, ये 10 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ इशू है। कई बार आप 30 ईयर्स तक जा सकते हैं। 4 केसेस हैं जहां आप 30 ईयर्स तक जा सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वाली कंपनी है, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसीज, मिला आपको लैंग्वेज? और भी यहां पे कुछ नाम था, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, और एक है नेशनल हाउसिंग बैंक। इन लोग 10 साल के ऊपर वाला भी अप टू 30 ईयर्स जा सकता है। एंड जब भी आप डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाता है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ओके, विद इन 3 months ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर्स, 3 महीने क्लोज हो गए, अब एक ट्रस्ट डीड भी बनाइए विद इन 3 months ऑफ क्लोजर। एंड याद रखना कि आप जो भी सिक्योरिटी क्रिएट करते हो इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। याद रहेगा। डिबेंचर सर्टिफिकेट इज इशूड विद इन 6 months फ्रॉम अलॉटमेंट। आज भी हम लोग ये रिविजन में देखे थे, वी हैव सीन इट। एंड ट्रस्टीज अपॉइंटमेंट कब कंपल्सरी होता है? अगर ग्रेटर देन 500 डिबेंचर होल्डर्स हैं तो ट्रस्टीज की अपॉइंटमेंट हमारी कंपल्सरी होगी। कौन डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते? आप अगर शेयर होल्डर हो ट्रस्टी नहीं बन पाओगे। आप प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी हो अपने कंपनी के, या ऑफिसर हो, एम्प्लॉय हो अपने होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के, आप डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन पाओगे। आप डिबेंचर होल्डर हो, ट्रस्ट नहीं बन पाओगे। आप कंपनी के प्रति, आपका कोई भी कंपनी या इसके ग्रुप कंपनीज के प्रति अगर आपने उनसे लोन ले रखा है, आप ट्रस्टी नहीं बन पाओगे। या आपने गारंटी दिया था उनके लोन्स के लिए, आप नहीं बन पाओगे। तो एक लंबा लिस्ट दिया हुआ है, एक बार झांका हुआ होना चाहिए। कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग हु कैन बिकम एंड हु कैन नॉट बिकम। ऐसा सेम क्वेश्चंस एक दिन हम देखेंगे, हु कैन नॉट बिकम अ डिपॉजिट ट्रस्टी। पीकेडी
अरे आमिर खान की मूवी नहीं है। प्रमोटर, केएमपी, डायरेक्टर का रिलेटिव, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ द ओशा। ओशा क्यों आया? ओन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। तो दिस इज अ लिस्ट हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डिबेंचर ट्रस्टी। दिखा लैंग्वेज, कौन डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में नहीं बन सकता है। और अगर आप किसी ट्रस्टी को हटाना चाहते हैं तो कितने लोगों की सहमति चलेगी लगेगी? MCQ 3/4 in value of the debentures outstanding at their meeting। डिपॉजिट ट्रस्टीज में हटाने के समय आपको यूनानिमस लगता था, यहां पे डिबेंचर ट्रस्टी में 3/4 in value is the word। नजर डालो और इनके क्या रोल होते हैं डिबेंचर ट्रस्टीज के, ज्ञान था। क्लॉजेज ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी मतलब फॉलो कर रहा है ना सब कंपनी, टर्म्स ऑफ इशू के अनुसार है ना। तो ये एक बार देखा हुआ होगा तो MCQ राइट होगा रिमूवल वाला। 3/4 in value का कंसेंट चाहिए। Is it fine? Now, very very interesting. डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये एक बुक एंट्री है, हर कंपनी को क्रिएट करना पड़ता है आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दैट इज द सोर्स, कहां से क्रिएट होगा, ये किस अमाउंट पर क्रिएट होता है, जो नॉन कन्वर्टिबल पार्ट होता है ना, ये उस पर क्रिएट होता है। ऑन व्हाट अमाउंट? नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन ऑफ द डिबेंचर। अगर पार्टली कन्वर्टिबल है, कन्वर्टिबल पोर्शन पे DRR क्रिएट नहीं होगा। इसका यूज क्या चीज के लिए होगा? फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड? इट इज यूज्ड ओनली फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। एंड गुड न्यूज क्या है कि ये 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स आपका ये क्रिएट हो जाना चाहिए बिफोर द रिडेम्पशन स्टार्ट्स। एंड ये सिर्फ आज के दिन अनलिस्टेड कंपनीज को चाहिए होता है, बाकी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, सबके लिए एग्जेम्पशन आया हुआ है, उनको DRR क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो देयर इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि DRR के प्रोविजंस बताइए, DRR कहां से क्रिएट होता है, किस अमाउंट पर होता है, परसेंटेज, क्या पर्पस के लिए यूज होता है, एंड सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज को चाहिए, यानी लिस्टेड कंपनीज को भी नहीं चाहिए। अनलिस्टेड कंपनी को चाहिए पर एक रिलैक्सेशन, अनलिस्टेड NBFCs एंड अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को DRR नहीं चाहिए। मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स किसके रिक्वेस्ट पे बुलाई जा सकती है, वो भी यहां लिखा हुआ है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है DRR सोर्स। इस पे MCQ या छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड किस अमाउंट पर है, परसेंटेज कितना है, यूज कितना है, एग्जेम्पशन किसको मिला हुआ है, सभी को एग्जेम्पशन आजकल। आप देखो ये लिस्ट भी मैंने लिख दे दिया। और कहां लगता है? अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन अनलिस्टेड NBFCs एंड अदर देन अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। स्टार्ट रीडिंग। पारी पासु क्लॉज इन डिबेंचर इशू मैंने 4 चैप्टर में भी पढ़ाया था। अब उसी, ये बुक एंट्री है, एक्चुअली में कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है, पर एक वर्ड आप देखोगे अब, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, वहां पर एक्चुअली ऑन और बिफोर 30th अप्रैल, 30 अप्रैल के पहले हर साल 15% ऑफ द डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द कमिंग 31st मार्च, इसी 30 अप्रैल को, यानी कि अगर 2026 साल शुरू हुआ है तो आपको 30 अप्रैल को ही 15% ऑफ डिबेंचर्स जो भी 31 मार्च 2027 तक मैच्योर हो रहा है, आपको एग्जाम में 2 फिगर्स देगा, पर मुझे कौन से मतलब है, कमिंग 31 मार्च, आज अप्रैल महीना में हम हैं, कमिंग 31 मार्च जो बस अगले कैलेंडर ईयर का 31 मार्च है, वहां तक जो भी मैच्योर हो रहा है 30 अप्रैल को ही 15% आप इन्वेस्ट करोगे। कहां? शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी कर सकते हो। 15% बैंक एज वेल एज अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 15% करना है। और ये लिस्ट बड़ा है, अनलिस्टेड कंपनीज को तो लगेगा ही, उसके अलावा लिस्टेड कंपनीज जो भी पब्लिक इशू लेके आते हैं उनको भी लगता है। अनलिस्टेड कंपनीज को 15% लग ही रहा है, लिस्टेड कंपनीज कमिंग आउट विद पब्लिक इशू में भी 15% है, यहां तक कि लिस्टेड NBFCs एंड लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में भी 15% है। सर 10% बोले थे ना आप, 10% DRR का था,
अभी हम पढ़ रहे हैं जहां एक्चुअल हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं डीआरएफ में. दिस इज नॉट अ बुक एंट्री. डीआरएफ में आप एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. 15% लिस्टेड कंपनीज में आया, अनलिस्टेड में आया. लिस्टेड में भी जो पब्लिक इशू लेके आ रहा है, अगर लिस्टेड कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आता है तो वहां पे भी कोई डीआरएफ की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. यहां से आप देखोगे ना, बड़ा केस स्टडी बन के आ जाएगा. तो अनलेस यू हैव प्रैक्टिस्ड इट प्रॉपरली, जब हम डिपॉजिट चैप्टर करेंगे वहां पे डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व क्रिएट होता है और वो 20% के स्लैब पर खेलते हैं. जो भी कमिंग 31 मार्च तक डिपॉजिट्स मैच्योर होने वाले हैं वो हम 30 अप्रैल तक ही अलग रख देते हैं. वो 20% पर खेला जाता है. ये 15% पे खेला जा रहा है. डीआरआर 10% पे खेला जा रहा था. डीआरआर बहुत इजी है, सिर्फ एक आंसर था, एक लाइन था. ऑल अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन अनलिस्टेड एनबीएफसी एंड अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. यहां पे तो सब पे ही लगा दिया ऑलमोस्ट. सिर्फ यहां पर देखो एक मजेदार बात है, अनलिस्टेड एनबीएफसीज एंड अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे ना डीआरआर है ना डीआरएफ है. उतना बारीकी अभी तक पूछा नहीं है, बट जिस साल पूछेगा 7 मार्क्स का क्वेश्चन ब्लॉक करेगा. तो इस चार्ट को बहुत अच्छे से पीएचडी करके जाइएगा. और वो जो बड़ा क्वेश्चन मैंने बताया था ना, ये सीए के एग्जाम में आया हुआ है, जहां पे आपको मैंने आंसर पहले ही बता दिया. कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में आपको 180 का वो कैलकुलेशन भी नहीं करना है, प्रेजेंट बोरोइंग प्लस प्रपोज बोरोइंग. जैसे ही कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का केस आता है एसआरएनजीएम लगेगा ही लगेगा. तो ये वाला क्वेश्चन सबके बुक्स में होगा, चेक कर लीजिएगा. इट स्टार्ट्स लाइक दिस. एंड मुझे पर्सनली लगता है कि अगर कभी अच्छा क्वेश्चन आएगा, डीआरआर एंड डीआरएफ इज अ जोन विच यू मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. तो ये था आपके शेयर कैपिटल का रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिविजन जो भी था. तो ये रिवीजन क्लासेस देखकर आना वॉल्यूम 1 को समेट सकते हो. इसके अलावा मैंने डेज, फिगर्स एंड पेनल्टीज सारे वॉल्यूम 1 के कंपनी लॉ के जो है वो एक जगह इकट्ठा किया. उससे क्या बहुत अच्छा रिवीजन होता है, क्योंकि कंपनी लॉ में प्रॉब्लम क्या, सब एक जैसे लगते हैं, कहीं 10 कहीं 15. पर अब एक दिन जब सारे फिगर्स को कंपेयर करके रिवाइज करते हो, थिंग्स बिकम बेटर. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.